वेक्टर्स। हम्म। तो फिजिक्स में ये तो छोटी सी डेफिनेशन है कि दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर्स और हाँ। स्केलर। वेक्टर्स वो हम्म। होती हैं जिनको मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन और और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। दोनों होना जरूरी है। अगर दोनों नहीं है तो फिर वो क्वांटिटी हम्म। अधूरी है ना। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम किसी को अपना एड्रेस बताते हैं, अब उसको ये तो बता हम्म। दे कि इतनी दूर है, लेकिन ये ना बताए हाँ। कि किस डायरेक्शन में मेरा घर है ना। हम्म। तो वो आ नहीं सकता। ठीक है। हम्म। लेकिन हम्म। सेम इंसान को अगर कोई डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन देता है कि रोज 5 किलोमीटर चलो, तो वो किसी भी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चले। ठीक है ना। हम्म। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब उसके लिए सफिशिएंट है। कहने का मतलब है कि एक केस में जो है डायरेक्शन जरूरी थी, बिना डायरेक्शन की क्वांटिटी अधूरी थी। और दूसरे केस में हम्म। जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म। सेम फिजिक्स में होता है। कई सारी क्वांटिटीज हैं जैसे एनर्जी, मास और लेंथ, इन सब के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं स्केलर होती है। क्वांटिटीज। और जिनके लिए हम्म। जरूरत है जैसे फोर्स और वर्क। नहीं, वर्क, वर्क तो नहीं वर्क तो स्केलर है। एनर्जी, वर्क तो स्केलर। वो हो गया ना। फोर्स हो गया, हम्म। और ऐसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी हो गया। है। और फोर्स, हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी, ये सब जो है हम्म। वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम्म। वेक्टर मैथमेटिक का। एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, वेक्टर तो खैर पूरा मैथमेटिकल टर्म है। सबसे हम्म। पहले ये समझते हैं कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जहां से वेक्टर की स्टार्टिंग होती है। ठीक है ना। क्योंकि वेक्टर वेक्टर को डिफाइन करने के लिए वो तो फिजिक्स में एक डिफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन वेक्टर को डिफाइन एक्चुअली करेंगे कि वो जो वेक्टर लॉ फॉलो करे, हाँ जो क्वांटिटी। हाँ, वो वेक्टर लॉ भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो उसमें ज्योमेट्रिकली जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के साथ जिस पे एक एरो होता है। हम्म। ठीक है ना। हाँ। लाइन। ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन विद एरो, एक लाइन जिसमें एरो होना चाहिए। ठीक है ना। हम्म। अब इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है नॉर्मली कि जो, रेफरेंशियल लेटर के ऊपर लगा देते हैं। हाँ, नहीं, हम्म। मतलब अभी बताते हैं। जैसे लाइन की जो लेंथ होनी चाहिए, लेंथ ऑफ लाइन जो होनी चाहिए, वो हम्म। प्रोपोर्शनल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम्म। और एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। रिप्रेजेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम कह दें कि 5 मीटर पर सेकंड मुझे इस वेलोसिटी है ना, हाँ। वेलोसिटी है। और ये इन साउथ या नॉर्थ है, मान लो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। ठीक है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ हम्म। है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट हम्म। है, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है। अब क्योंकि स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, हमको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है। और हाँ। स्ट्रेट लाइन का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो उसके, सॉरी, जो लेंथ होनी चाहिए वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हाँ, तो लेट कर ले कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हम्म। तो 5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी। और फाइव किस डायरेक्शन में सेंटीमीटर वेलोसिटी है, नॉर्थ, तो हम ऐसे नॉर्थ ऐसे क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे। ठीक है। हम्म। उस पर एक एरो लगा देंगे। ठीक है। किस हम्म। डायरेक्शन में एरो लगाया, नॉर्थ की डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से मैंने वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना। जी। ठीक, तो हम्म। ज्योमेट्रिकल वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। अब हम देखेंगे, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। हम्म। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको कैसे हम्म। ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो ऐड कहो या फिर रिजल्टेंट कहो, एक ही बात है, हम्म। ऑफ, ठीक है, टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का हम ऐड कैसे करेंगे और उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हम्म। वेक्टर्स। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है ट्रायंगल लॉ, सबसे पहला लॉ है ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लॉ हम्म। ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये कहता है कि हम्म अगर किसी अ, हम्म अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो हाँ हाँ थर्ड साइड उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना? रिप्रेजेंट करेगा। तो इफ टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स हम्म represent two sides of two sides of a triangle, हम्म then the side third side will represent their represent their resultant। तो थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट बताएगी, हम्म ठीक है ना? तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक वेक्टर, ये एक ट्रायंगल है। हम्म अब मान लेते हैं एक वेक्टर ये है P, इसकी इस हम्म साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर Q है, इसकी दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे सम है, यानी कि P प्लस Q को रिप्रेजेंट करेगी। हम्म डायरेक्शन मायने रखती है ना। अगर मान हाँ लो जैसे पी का इधर जा रहा है, क्यू का रिवर्स हो जाए। हाँ, सब सब मायने रखता है, ठीक है। अभी हम हम्म देखेंगे कि कैसे। एक चीज़ और देख हम्म लेते हैं, इसी से एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये तीन साइड्स हैं ABC, इसको नाम दे दें, ठीक है? हम्म तो ऐसे सोचो कि अगर हम A से जा रहे हैं C, तो A से C जाने हम्म के दो तरीके हैं। पहले A से हम्म B जाएं, बी ठीक से है, सी जाए। देन हम्म B से C जाएं। तो AB हम्म प्लस BC जो है वो AC होगा, हाँ ठीक है एक ये भी है। है ना? या फिर हम्म मान लो हम C से B आना चाहते हैं, या हम्म अ, मान लो B से C जाना चाहते हैं। हाँ तो B से C जाने के दो तरीके हैं। B से C जाने का हम्म एक तरीका है B से A आओ, देन A से C हम्म जाओ। तो BC हम्म का फॉर्मूला बन जाएगा BA प्लस हम्म AC, ठीक है? हम्म। इस तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन काम करते हैं। काम करता है, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करता है, ठीक है? हम्म हम्म इसमें हम, अच्छा इसमें क्या करेंगे, P और Q। अब देखो इसको हम हम्म यूज़ कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं ताकि हमको ठीक। एंगल वाली बात समझ में आ जाए। हम्म तो मान लेते हैं हमारे पास दो फोर्स हैं, लेट टू हम्म फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। मान लेते हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं, हम्म एक्ट ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट करते हैं, हम्म ठीक है ना? एट हम्म एंगल, किस एंगल पे काम करते हैं? मान लेते हैं वो एंगल डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले सकते हैं कि थीटा हम्म 0 डिग्री पे काम करते हैं, या हम्म 30 डिग्री पे काम करते हैं, ठीक है, या हम्म 45 डिग्री पे काम करते हैं, या 60 डिग्री पे काम करते हैं, या 90 डिग्री पे काम करते हैं, या 180 डिग्री पे काम करते हैं। या फिर एनी डिग्री। हाँ, मतलब एनी डिग्री नहीं निकालेंगे हम, फॉर्मूला नहीं निकाल रहे हैं हम, इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो अलग अलग केसेस ले लेते हैं। ये सारे केसेस हैं, जितने एंगल है हाँ, उतने सारे केसेस हैं। उतने ठीक केसेस हमने माने हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक। फाइंड करना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बताना है, हम्म एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इन ईच केस, ऑफ हम्म रिजल्टेंट इन ईच केस, ठीक है? ठीक है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल, देखो अभी हमने वेक्टर ट्रायंगल लॉ को ही समझा है, तो अगर हम हम्म ट्रायंगल लॉ को यूज करें, ठीक है, हम्म तो मान लेते हैं हम सेकंड केस कर रहे हैं, थीटा 30 डिग्री है। हम्म तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? हम्म क्योंकि ट्रायंगल बनाना है तो साइड्स को प्रॉपर तरीके से बनानी होगी। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मान लें तो हम क्या करेंगे, हाँ। एक, तो यहाँ पे स्केल लेके बैठना पड़ेगा ना हाँ फिर। अगर इसको ऐसे करना है तो, ठीक है, हम्म। तो स्केल से हम क्या करेंगे, एक मान तीन लेते हैं हमने सेंटीमीटर पहले ये फोर्स बना लिया, इसको P नाम दे दिया, जी। 3 न्यूटन का बना लिया, यानी 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली हमने, हम्म ठीक है? जहाँ पे ये एंड हुई उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, और हम्म इससे 30 डिग्री एंगल बना के, हम्म ठीक है, और फिर हमने Q को बना लिया 4 न्यूटन का, ठीक हम्म। है? बोलो। अच्छा, ये जो एंगल लेना था ये सिमेट्री से लेना था, और मतलब जो ओरिजिन लाइन थी फोर्स हाँ वाले डायरेक्शन से। हाँ, जहाँ पे ये एंड हो रहा है हाँ वहाँ पे, हाँ जहाँ पे पहला वेक्टर एंड होगा उसको आगे एक्सटेंड करके
और वहीं से एंगल बना रहा है। हम्म ठीक है, हम्म ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक, हम्म, यहाँ पे एरो हो गया। तो दो वेक्टर बना दिए मैंने, तो दो साइड्स को हाँ रिप्रेजेंट कर रही है। अब थर्ड साइड इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये थर्ड साइड को ज्वाइन कर लेंगे और ये इसका हम्म रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक क्या क्या बता दियो यार। अभी यही बताया है जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट, अब इसको क्या कर लोगे, इसको मेजर कर, इसको यहाँ मेजर पे कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी मेजर करके, जितनी भी आएगी। हाँ और इस हम्म, एंगल को भी हमको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है ना। 30 होना चाहिए ना। नहीं 30 क्यों होना चाहिए, ये 30 है तो ये 30 होगा। कम होगा, 15 तक आएगा। जरूरी नहीं है। हाँ मतलब बिलो 30 रहेगा, बिलो 30। हाँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट, हम आते हैं। ठीक है। टीवी खोल अभी दें। एडिशन अच्छा वगैरह ही तुम हो, बता रहा है मैं ना। रेडी। हाँ अभी हाँ वेक्टर रेडी तो जस्ट खोल दो। स्टार्ट हुआ है, वही ज्योमेट्रिकल अरे यार रिप्रेजेंटेशन मैम आ गई थी तो इसलिए समझ रहे हो, इस टाइम आ गई है। हेलो, इस हाँ। टाइम पे। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। देखो ये जो है ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। ज्योमेट्रिकल हम्म मेथड में हमको ज्योमेट्री का ही यूज करना पड़ेगा, इसीलिए ठीक। हमने स्केल से लेंथ खींची, है ना। हम्म, और स्केल से ही इसकी रिजल्टेंट को मेजर करेंगे, और ठीक। जो प्रोटेक्टर है या जो कंपास है उसी से ये एंगल मेजर करना पड़ेगा। हम्म ठीक है ना। हाँ एंगल मेजर करना यहाँ पे क्यों जरूरी है? अगर आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है, मतलब इसका आंसर लेट कर अच्छा लेते हैं। वो tan अल्फा लेकर के करना हाँ पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। ठीक क्यों ठीक। ये यूज कर रहा हूँ, हमको ये बता दो। क्यों ज्योमेट्रिक बता रहे हो? नहीं, हम पूरा बता रहे, सब कुछ बता रहे, स्टार्टिंग से बिल्कुल बता रहे कि वेक्टर कैसे आगे बना। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे पहले फिर से समझ लेते हैं। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो साइड्स, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो थर्ड साइड उनके हाँ। रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। अब हम्म। इसका यूज करके अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें कि मान लेते हैं हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक 3 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का, और वो किसी बॉडी हाँ। पे लग रहा है अलग अलग एंगल पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए और डायरेक्शन और रिजल्टेंट क्या होना चाहिए। तो हम तो क्या अभी करेंगे बस कि मान लो ज्योमेट्रिक यूज कर रहे हैं। हाँ 30 डिग्री का अगर हम एंगल लें, तो 30 डिग्री के लिए पहले पी वेक्टर बनाएंगे। ठीक है। हाँ। और फिर अब पी वेक्टर 3 न्यूटन का है, तो ये 3 न्यूटन कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने लेट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है। अच्छा। ठीक है, तो हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। अब जहां पे पहला हाँ हाँ। वेक्टर एंड हुआ, वहां पे दूसरा वेक्टर बना लिया उतने ही एंगल पे जितने पे वो काम कर रहा है। तो 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री पे बना लिया। ठीक ठीक ठीक। है। और फिर ये जहां पे एंड हुआ 4 सेंटीमीटर का ये लेंथ बनाया। हाँ हाँ। अब ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब थर्ड साइड इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। हम्म। तो मान लेते हैं ये आएगा तुम्हारा 25 प्लस 25 प्लस 6 कितना हुआ, 25 + क्या? 6 31। 31। तो √31 के करीब आया मान लो ये। हम्म। ठीक है। नहीं नहीं, हम्म, और कुछ आएगा, सॉरी, कुछ और और कुछ आएगा। आएगा क्योंकि हम्म 3 और उसका हाँ स्क्वायर करके हाँ ऐड करते हैं ना। हाँ हाँ, कुछ भी तो आएगा, वो अभी हम 9, आगे बताएंगे कि कैसे आएगा सॉल्व करके। 3 फिर 3 9 होता है ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम आगे अच्छा बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, अमन, फिर भी कुछ भी आएगा, मान लेते हैं कुछ x सेंटीमीटर आ गई, है ना। अंडर रूट वाला जो फार्मूला है उससे बता रहा हूँ हाँ ना। हाँ, वो अभी हम डेराइव करेंगे। हम ये कह रहे नहीं हैं कि अमन, हम्म, जैसे दो वेक्टर हैं, जैसे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का, उसको ऐड करने पे डायरेक्ट 7 नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो आएगा a² + b² + हाँ, 2a cos वाला कॉस थीटा, करके। वो तो भी हम राइट एंगल बताएंगे। ट्रायंगल के तभी लिए तो हम लगाते हैं ना। स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा हम्म। अच्छा। हाँ, तो देखो तुम ऐसे सोचो, पहला केस जो था वो देखो, पहले केस में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो पहला वाला 3 न्यूटन बनाएंगे, बोलो। हाँ हाँ अब जहां पे ये एंड होगा वहीं पे अगला एंगल भी, तो अगला एंगल तो 0 ही पे रखना है ना, तो अगला वेक्टर हाँ, ऐसे तो ना उसी होके में ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ। तो अगला 4 न्यूटन का डायरेक्ट बन जाएगा, तो जो तो रिजल्टेंट होगा डायरेक्ट वो पहले के आखिरी 7। से, तो ये डायरेक्ट रिजल्टेंट 7 न्यूटन आएगा। हाँ हम्म। हाँ लेकिन इस केस में रिजल्टेंट 7 न्यूटन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये वेक्टर हाँ। ऐसे घूमा हुआ है। ठीक है ना। हम्म। और हम्म। 180 डिग्री के केस में कैसे बनेगा, अगर हम 180 डिग्री वाला क्वेश्चन करते तो देखो, तो वो अपोजिट आ जाएगा। हाँ तो ऐसे एक होगा, न्यूटन देखो बिल्कुल ऐसे होगा। 1 मिनट। 1 न्यूटन एक हो जाएगा। 1 न्यूटन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। हाँ, मतलब ऐसे हम्म। बन जाएगा। थर्ड, सॉरी, ये लास्ट वाला, अगर 180 डिग्री वाला केस लेते तो कुछ ऐसा हो हम्म जाता कि 3 न्यूटन इधर हो जाता, हम्म और फिर जहां पे एंड हो रहा है वहां पे आगे बना के 180 डिग्री एंगल बना के दूसरा हम्म वेक्टर बनाते, तो वो इस हम्म। डायरेक्शन बनता और इधर 1 एक्स्ट्रा आ जाता। मतलब यहाँ से 1 न्यूटन हाँ एक्स्ट्रा। हाँ। अब अब चूंकि ये पह, अपोजिट वेक्टर्स हैं तो हम्म डायरेक्शन की वजह से माइनस हो जाएगा। हम्म
तो जो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इसमें जैसे ये वेक्टर अभी हमने बनाया था, तो ये इसका टेल हाँ। कहलाता है और ये हेड कहलाता है, ठीक है। हम्म। तो जो रिजल्टेंट होता है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड से मिलता है। तो फर्स्ट हाँ। वेक्टर का टेल यहाँ था और फाइनल वेक्टर का हेड यहाँ है, तो रिजल्टेंट यही तो मिलेगा हमें, इतना सिर्फ बोलो। 1 न्यूटन मिलेगा। हाँ, ठीक है। हम्म। तो ठीक है, तो अगर हम इस केस में आंसर लिखना चाहें, इस केस में सेकंड वाले केस में, तो सेकंड वाले केस में कहेंगे कि रिजल्टेंट इज एक्स न्यूटन विद डायरेक्शन, जो भी एंगल आएगा विद वेक्टर पी, ठीक है ना, या विद फोर्स पी, ठीक है। समझ हाँ। गया। समझ गए। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। 11th में एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल का भी दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि ज्योमेट्री से कैसे वेक्टर आता है। क्लियर है। अच्छा, एंगल नापने के लिए वो प्रोटेक्टर का यूज करेंगे ना? हाँ, एंगल के लिए प्रोटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। और रिजल्टेंट के लिए स्केल का यूज हाँ। करेंगे। ठीक। ठीक। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ, मतलब नहीं, इसमें वेक्टर एडिशन में भी पैरेललोग्राम भी तो था। हाँ वो भी बताएंगे, लेकिन हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पहले बता दें, फिर पैरेललोग्राम को यूज करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। हम्म, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, इसमें कई सारे टाइप्स अब हैं। इसमें कई तरीके के हैं, हाँ, तो जैसे देखो, हमको मेन मतलब है तो कई सारे के। एक बात लेकिन तुम जो लोग, आएगा पीजीटी में वो बताओगे। नहीं बात पीजीटी वाली नहीं है, होता है कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जिनको हमको यूज करना है बार बार वो देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, अभी हम आगे ये देखेंगे कि वेक्टर को देखो, अभी वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब डायरेक्शनल क्वांटिटी है कह सकते हैं। तो डायरेक्शनल क्वांटिटी के लिए कोई डायरेक्शन भी तो लेना पड़ेगा। हाँ। अब हमने क्या किया, इससे पहले जो है, जो क्वेश्चन जो मतलब सबसे पहले बताया था, उसमें हमने डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यूज कर ली थी, ठीक है। लेकिन हर जगह पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो मतलब वो होगा नहीं, क्या बोलते हैं, एक तरीके से मतलब कंफर्टेबल हर होगा जगह नहीं। यही अप्लाई करके नहीं हो सकता है हाँ, ज्योमेट्रिक वाले। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी जगह पे डायरेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, एक्स वाई और जेड। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताएंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पोजीशन है, ये कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है ना, कि जैसे ये कोई पॉइंट है P, तो ये पॉइंट किसी पोजीशन पे है, यहाँ पे इसकी कुछ पोजीशन होगी, वो पोजीशन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये x1 x पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, या इसका प्रोजेक्शन x पे कितना है, और y पे इसका प्रोजेक्शन कितना है, और ऐसे ही इसका जो है हाइट z कितना ऊपर है, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर होगा ना हाइट पे, हाँ हाँ। तो इसका कुछ पॉइंट होगा x, y, z, बोलो, हाँ ठीक है। तो इस पोजीशन वेक्टर को, ये जो पोजीशन है P, इसको जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, तो जो वेक्टर OP आएगा उसी को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ओपी। अच्छा पी। हाँ, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर, है ना, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर है, उसी को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्लियर है, बोलो। क्या फिर बोले हो? मतलब जहां पे पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका जो डायरेक्शन होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर इज द प्रोजेक्शन, नहीं, प्रोजेक्शन नहीं, पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ ठीक है। अच्छा, क्या पोजीशन वेक्टर का यूनिक होना जरूरी है? हाँ नहीं, है ना, इसका यूनिक होना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहाँ पे होता ओ डैश, तो चेंज हो जाता। उसके लिए तो ये डायरेक्शन हो जाती ना, हाँ हाँ ठीक
ठीक है। जैसे दो लोग हैं और किसी एक कॉमन चीज को देख रहे हैं, तो दोनों लोग अलग, अगर एक ही जगह नहीं खड़े हैं तो दोनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में उसको बताएंगे ना। हाँ ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कोई यूनिक चीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सेकंड जो चीज है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स है, सीधे सीधे हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ये क्या है? मम्मा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे मान लेते हैं एक वही कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है, और मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारा ओ है, ठीक। फिर से समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो ये वेक्टर आएगा इसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर हम ओ को ए से ज्वाइन करें पोजीशन तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, और ओ को बी को ज्वाइन करें तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। अब अगर हम ट्रायंगल लॉ को यूज करें तो देखो, ओ से ए जाओ और ए से बी जाओ, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी होना चाहिए। हाँ तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे, वो भी माइनस हुए। माइनस हो, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला बन गया। हम्म ठीक है, इसी को लोग कहते हैं कि ए बी जो है, इसी को ऐसे नहीं कहते हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो क्या होगा? पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए होता है। हाँ ठीक है, यही बोल रहे थे। ठीक, आई समझ में? हाँ तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आगे बात करते हैं। ठीक, तीसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये क्या होता है? ठीक है, यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वन उसका वन हो। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे अगर उसको ज्योमेट्रिकली बनाएंगे तो उसकी जो लेंथ होगी ना लाइन की, वो 1 यूनिट होगी। ठीक है, तो द वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं जब वेक्टर का, तो ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड, ऐसे मॉड बना देते हैं। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यूनिट इसमें यूनिट इसमें वेक्टर, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तुम बता दो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, हाँ है ना। इसको ए कैप, ए कैप से करते हैं। और अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, उसकी मैग्नीट्यूड से। हाँ ये उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाता है। हम ये बोल रहे थे हाँ, कि मतलब इसमें तो वो तो होता नहीं है, क्या कहते हैं, सेंटीमीटर मीटर वाला तो कोई केस ही नहीं, बस 1 यूनिट वैल्यू आनी चाहिए बस। नहीं नहीं, होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वेक्टर जो भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, उसका उसके मैग्नीट्यूड अगर है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो जो भी मैग्नीट्यूड जिस भी यूनिट में नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो मतलब भले मीटर में हो, सेंटीमीटर में, लेकिन बस 1 वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, ये सही कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे अगर स्पीड है तो 1 मीटर पर सेकंड को यूनिट वेक्टर कहेंगे, अगर मतलब लेंथ है तो 1 किलोमीटर पर सेकंड है तो उसको भी बोलेंगे वही। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है। तो एक ऐप वेक्टर ए अपॉन मॉड ए हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आगे हम लोग सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा, चौथा है, देखो, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये क्या है? ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो ये कुछ खास नहीं है, ये जो हमने अभी पढ़ा ना एक्स वाई जेड, ठीक है, इसी को हम क्या करें कि एक्स के डायरेक्ट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे आई कैप, वाई के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मानेंगे जे कैप, और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर मानेंगे के कैप। ठीक है, और ये सारे एक दूसरे से
म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने की वजह से इनको हम ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करेंगे ना, ठीक है। ओके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम डायरेक्शन बनाएंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में क्या करेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप बनाएंगे, ठीक है। हम्म। एक्स के लॉन्ग आई कैप मान लेंगे, वाई के लॉन्ग जे कैप और जेड के लॉन्ग के कैप। देखो होता ये है कि डायरेक्शन जब हमको बनानी है, तो डायरेक्शन के लिए जैसा अभी हमने बताया रेफरेंस तो लेना जरूरी है। अगर तुम लोगों को किसी को ऐसा कुछ याद हो, बहुत बीएससी थर्ड ईयर में एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हम लोग टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल 3 चीजें निकालते हैं, हाँ, ऐसा किसी को याद है? मैथ में वहां पे निकालते थे। वहां पे हम पता है क्या करते थे, वहां पे हम किसी कर्व की टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल निकालते थे, और वो 3 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे होते थे, और वहां हाँ। पे हम उस मतलब कर्व को उसकी टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल के रिस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन बताते थे, ठीक है ना। मतलब जहां पे जैसी कन्वीनियंस होती है वैसा डायरेक्शन चूज कर लिया जाता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो है नहीं, ठीक है। हाँ। तो यूनिट वेक्टर टेल्स डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ओनली। ये क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, बोलो। यूनिट वन में था। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ। अच्छा ठीक है, अब ओके। तो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हो गया, हो गया। हाँ, हम्म। क्या कह रहे हो रवि? कुछ बोलो रवि, कुछ कह रहे हो क्या? म्यूट ही। तो ठीक है, मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं। तीसरा है, चौथा है, 3 बता दी, 4 बता दी, 5वां, ठीक है। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, ये कुछ ऐसे ही नाम है, जरूरत कभी पड़ती कभी भी नहीं पड़ती। फ्री वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल अननोन हो। टेल अननोन का मतलब कि ये ना पता हो कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है ना। ए वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट नोन, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना पता हो, एप्लीकेशन इज नॉट नोन, ठीक है ना। ऐसा वेक्टर जिसका ये नहीं पता है कि वो किस पॉइंट पे काम कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। इसी फ्री वेक्टर का अपोजिट हो जाएगा लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है ना, या कंकरेंट वेक्टर भी कह सकते हो। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब है जिसका हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, ठीक है। ठीक, तो ऐसे ही हो जाएगा फ्री लोकलाइज्ड। वेक्टर में फ्री वेक्टर में और क्या बताया था कि उसका टेल नहीं हो ना? हाँ टेल नहीं, क्योंकि देखो जो जैसे वेक्टर हम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, तो ये टेल है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाँ। अब फ्री वेक्टर में ये टेल नहीं है, समझो। हाँ, तो ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा हाँ है। मतलब ये नहीं पता कि किस जगह पे लग रहा है। जैसे हम कहें हाँ, कि हाँ। इस बोर्ड पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये बोर्ड इधर की ओर जा रहा है, लेकिन वो फोर्स एग्जैक्टली कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कहाँ पे, वो नहीं पता है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ मतलब जैसे अगर इस बोर्ड पे हम एक फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में, और ये बोर्ड इधर की ओर जाने लगे, तो वो फोर्स यहाँ भी हाँ, लग सकता है, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक सही है। हो सकता है, लेकिन पॉइंट नहीं पता एग्जैक्ट है। पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। ठीक। लोकलाइज वेक्टर में वो पॉइंट पता होगा हमको, इसका समझो अपोजिट है। ये अपोजिट मतलब जो है, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होगा, एप्लीकेशन इज नोन, ठीक है ना। ठीक। 6 इसके बाद है लोकलाइज वेक्टर के बाद है हमारे पास कंकरेंट वेक्टर। देखो कुछ वेक्टर्स के डायरेक्ट नाम दिए हुए हैं, ऐसे ही पता होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ खास वो नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी फिजिक्स है, लेकिन नाम है बस, पता होना चाहिए। तो जैसे कंकरेंट वेक्टर क्या है, कॉन्क्रीट कंकरेंट, कॉन्क्रीट कंकरेंट। हाँ कंटिन्यूअस आते आता है, एक के बाद एक, ऐसे ही होता होगा नहीं, कुछ। कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे लगने वाले वेक्टर्स, अच्छा। है ना, एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट, एक्टिंग ऑन वन पॉइंट, सेम पॉइंट, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि ये 3 वेक्टर कंकरेंट है, मतलब ये एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोलिनियर तो याद ही होगा, कोलिनियर का मतलब क्या है, अभी एक एक ही एग्जांपल डायरेक्शन, पैरेलल टू ईच अदर वाला चीज। हाँ कोलिनियर का मतलब एक के ऊपर एक लाई करने वाला, जैसे P है हाँ, उसी के ऊपर Q हो, ठीक है ना।
हम्म तो देखो जो कोलिनियर वेक्टर है उसका कभी प्रूफ करने को आए कि ये वेक्टर प्रूफ करो ये कोलिनियर है, ठीक है ना। तो एंगल 0 दिखा देंगे तो हो जाएगा। हाँ एंगल दोनों जीरो तो दिखा दोगे, लेकिन एंगल जीरो से ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर पैरेलल हों, तो अच्छा हाँ। तो वो कोलिनियर कैसे होंगे? अच्छा वन नहीं एट्टी वो डिग्री कोल दिखा सकते हैं। हैं 180 डिग्री। वन तो एट्टी अपोजिट। 180 डिग्री नहीं, मतलब देखो कोलिनियर दिखाने के लिए हम ये दिखा दें, दो चीजें हमको दिखानी पड़ेंगी। एक तो दो पैरेलल हैं और दूसरा वो दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक। ना। कॉन्के हम्म हम्म, ठीक है ना। और ठीक ठीक। उसके बाद है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल तो अभी वेक्टर क्या है? कोलिनियर बताने में ही चला गया जिनके बीच में एंगल जीरो। हाँ पैरेलल वेक्टर, हाँ पैरेलल वेक्टर वो हो गया जैसे ये दोनों वेक्टर है ना, पी अच्छा, और क्यू। हाँ सेम डायरेक्शन में होने चाहिए बस। सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। हाँ मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो एंटी पैरेलल हो हाँ जाता है। एंटी पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल कह दो, है ना। इसका डायरेक्शन मतलब अपोजिट हो जाती है। हाँ अपोजिट डायरेक्शन, क्या जैसे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन सेम ना? हाँ हम्म इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। हम्म मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि चाहे कोलिनियर हो और चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, तीनों के लिए हम्म एक ही कंडीशन यूज करते हैं। हम्म जब भी हमको ये दिखाना हो कि ये मतलब पैरेलल के लिए और एंटी पैरेलल के लिए, तो ये पक्का काम करेगी कि जो पी हम्म वेक्टर है वो क्यू वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स मल्टीपल हों। जहाँ पे लैम्डा कोई स्केलर है, क्या है, हम्म स्केलर है, मतलब कि एक स्केलर क्या है, स्केल करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला। ये स्केलर फैक्टर लैम्डा जो है ना, ये वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से छोटा भी हो सकता है। ये लैम्डा वन से बड़ा भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और वन से छोटा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि लैम्डा की वैल्यू फिक्स होगी कि वन से बड़ी ही ठीक है। होनी चाहिए, ठीक है। अब ये समझो एक स्केलिंग पैरामीटर है। ठीक ऐसे ठीक। सोचो कि हमारे पास क्यू वेक्टर है, पी भी उसी डायरेक्शन में है, बस पी को क्या करना है, क्यू के रिस्पेक्ट में स्केल कर देना है। उसका इतने टाइम से। हाँ ठीक है। अब ये और हम्म एक एक और चीज है कि ये इतने टाइम से, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई इंटीजर ही होगा, ये डेसिमल में भी हो सकता है, बस ये रियल नंबर होना चाहिए, है ना। ठीक है। क्योंकि ये दो गुना क्यों, हाँ 1.235 गुना भी तो हो सकता है, हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसी ये स्केलर है, ये स्केल करके दूसरा बना देगा, ठीक है ना। ठीक तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, तो हम ये वाली कंडीशन डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक ठीक। तो पैरेलल, एंटी पैरेलल और ये सब बातें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। हम्म। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर थे। अच्छा हाँ, और क्या हो सकता है, कोप्लेनर भी हो सकता है। नल वेक्टर। कोप्लेनर, हाँ वो भी बता देते हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कोप्लेनर का मतलब वेक्टर्स ऑन सेम लाइन प्लेन, इन सेम प्लेन। वेक्टर्स ऑन सेम सेम प्लेन, प्लेन। एक ही प्लेन पे होंगे। हम्म जैसे ये कोई एक प्लेन है और इसी हम्म प्लेन पे एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ऐसे करके एक हम्म वेक्टर ये, ठीक है। और एक एक इसका यूज यहाँ तो ना ही के बराबर होता है, लेकिन फिर भी ये नाम पता होना चाहिए, नाम ही की बात है। एक होता है हम्म। स्क्यू हाँ वेक्टर। इसक्यू, इसक्यू, और इसक्यू ये और एंटी। मैट्रिक वाला। नहीं नहीं नहीं, नहीं स्क्यू, नहीं, इसक्यू वर्ड मैट्रिक में आता था, मैं हाँ ये बता मैट्रिक में रहा हूँ। आता था, लेकिन एक स्क्यू वेक्टर, स्क्यू लाइंस सुना है कभी? नहीं, स्क्यू लाइंस ही तो होता था, स्क्यू लाइंस था कि कुछ और था, एक अरे मिनट। इसमें कुछ डिटर्मिनेंट अपोजिट करके लेके आते थे, क्या था? नहीं नहीं रुको, एक मिनट नहीं रुको। सेम होता है। स्क्यू नाइन नाम तो स्क्यू ही है, हम एक बार कुछ कंफ्यूजन हो शायद गया इसक्यू मुझे। वेक्टर ये होता है क्या कि चेंज भी करें तो वैसे ही आए। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, लाइन पे रहो, हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्या है नेट पे। ठीक है। स्क्यू लाइंस इमेजेस में देखते हैं। हाँ ठीक है, सही बता रहे हैं। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है कि देखो ये 3 डायमेंशन में, है ना, हम्म। नॉन पैरेलल होंगे। क्या होंगे? हम्म 3 डायमेंशन में नॉन पैरेलल होंगे, है ना, समझ बट गया। डू नॉट इंटरसेक्ट, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हम्म। ठीक है ना, हम्म बट डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। हम्म तो जैसे एक वेक्टर, ऐसे सोचो जैसे एक पुल के नीचे दूसरा पुल जाता है। हाँ हाँ। अब वो पुल जरूरी थोड़ी ना कि सेम सेम डायरेक्शन में हो, एक के ऊपर एक हो, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, मान लो। हाँ समझ गए ना। हाँ समझ हाँ। गए। तो वो स्क्यू लाइंस कहलाती हैं एक्चुअल में। उसमें है ना, इंटर में एक टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन
टू स्क्यू लाइंस। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब अगर स्क्यू लाइंस तो नॉन पैरेलल लाइंस है, लेकिन ये ना सोचो कि नॉन पैरेलल लाइन है तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि ये उस पे होती हैं, 3 डायमेंशन में होती हैं। ठीक है। क्रॉस हाँ। ओवर हो सकता है, इंटरसेक्ट नहीं होगा। हाँ ठीक है। क्योंकि अगर 2D लेंगे तो उसमें इंटरसेक्ट कर हाँ सकता टू है, डी लेकिन में तो 3D में नहीं इंटरसेक्ट कर हो सकता जाएगा, है। 3D में नहीं हाँ, होगा। लेकिन 3D में नहीं होगा। हाँ ठीक है। ओके, तो ठीक, हाँ एक और आया था सामने मेरे, नल वेक्टर आया था, है ना। हाँ, हम्म। नल वेक्टर का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। हाँ, मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। 0। और 0 पे ऊपर वेक्टर बनाना चाहिए, मतलब केवल 0 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ, केवल क्योंकि 0 स्केलर डायरेक्शन है। हो सकता है। हाँ ठीक है। एक्चुअल में इस इन सब चीज़ों के पीछे, ये जो हम लोग पढ़ते हैं इनके पीछे वो होते हैं, जैसे कोई कहेगा 0 की लिखने की क्या जरूरत है, मान लो 2 वेक्टर कट गए, 0 आंसर आ गया, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है ना। हम्म 0 वेक्टर का एक्चुअल, में तो आएगा ना कि किधर की तरफ 0 आ रहा है। नहीं नहीं, किधर किधर की बात नहीं है, जब जो पॉइंट है उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसको लिखेंगे 0i 0j 0k जरूरत पड़ने हम्म पे। ठीक है, इसका कोई हाँ। डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, हम्म। फिर भी हम 0 वेक्टर बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऐसे किसी को याद हो, एक होता था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और उसमें एक चैप्टर होता था हाँ, ग्रुप थ्योरी, याद है? एमएससी में है ये। बीएससी में भी था ग्रुप थ्योरी, याद है ग्रुप थ्योरी? हाँ तो ग्रुप हाँ हाँ। थ्योरी में हम लोग ये पढ़े थे कि दो मतलब एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, उनका ऑपरेशन करने पे जो एलिमेंट आना चाहिए वो उसी ग्रुप का होना चाहिए, याद है ना। हम्म हाँ, तो तो वो एक नॉट तरीके ये से, प्रोग्राफ थे हम लोग। हाँ एक्चुअल में होता यह है कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसी में याद होगा कि हम आइडेंटिटी पढ़ते थे कि हम्म हाँ। ग्रुप में आइडेंटिटी का होना जरूरी है। ठीक है, तो हम्म आइडेंटिटी तभी हो सक, मतलब आइडेंटिटी में भी 2 आइडेंटिटी थी, एक मतलब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी या जो भी ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑपरेशन है, एक एडिशन के लिए और एक सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, हम्म तो किसी वेक्टर का एंटी वेक्टर तभी पॉसिबल है जब 0 हो हमारे पास, और क्योंकि हम्म ऑपरेशन दो, मतलब 2 वेक्टर्स का ऑपरेशन तभी हम कर सकते हैं जब वो दोनों वेक्टर्स ही हों, ऐसा नहीं हो सकती कि एक वेक्टर का एक स्केलर से ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, एक हाँ, वेक्टर का एक स्केलर से ऑपरेशन हो सकता है, कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिसमें स्केलर और वेक्टर हो सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ना, ये एक हम्म वेक्टर का एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है, ये ऑपरेशन ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि एक वेक्टर में एक स्केलर जुड़ जाए तो नहीं जुड़ सकता है। हाँ। ठीक है, भले वो यूनिट यूनिट सेम होता है, लेकिन जो है नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास 0 भी वेक्टर है, मतलब अगर हमको 2 वेक्टर को जोड़ के 0 आंसर लाना है तो 0 भी एक हम्म वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, हम्म। मिटा दे इसको हम। हाँ हाँ ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एडिशन में हम पढ़ते थे ना कि किसी भी हाँ आ, एक टर्म आता था, जैसे 5 का मल्टी एडिटिव इनवर्स होता था -5, याद होगा। हम्म तो हम्म एडिटिव इनवर्स बिना 0 के पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। है ना। वैसे ही किसी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स वेक्टर, मतलब निगेटिव वेक्टर, बिना 0 वेक्टर के पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा वेक्टर, वेक्टर के टाइप। वेक्टर। ठीक है, हम्म अब हम क्या करने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हम्म। मेरे साइड से गाने वाने की आवाज नहीं आ रही है ना? नहीं। अभी तो नहीं ठीक है। आई है। ठीक ठीक है, है, नहीं ओके। बज रहा है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? देखो, है तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही। ट्रायंगल लगा एक्सटेंडेड वर्जन। हाँ, बस एक्सटेंडेड वर्जन है। अब एक्सटेंडेड वर्जन की जरूरत क्यों है? एक्सटेंडेड वर्जन की जरूरत इसलिए है क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ना, जहाँ पे एक वेक्टर एंड होता है वहां पे दूसरा वेक्टर हाँ बनाना होता है, जबकि हाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम कंकरेंट वेक्टर ले सकते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे 2 वेक्टर बना सकते हैं। हाँ है ना। हाँ। तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर किसी मतलब इसको लिख देते हैं, अगर डेफिनेशन लिखे तो ऐसा होगा कि इफ हम्म टू एडजेसेंट साइड two हम्म adjacent sides of a parallelogram represent हम्म two vectors, हम्म then the diagonal between those two
those two हम्म line sides will represent their रिजल्ट resultant। ठीक है, हम्म तो जैसे अगर एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ये, हम्म हम्म, ठीक, और ये पैरेललोग्राम दो साइड्स इसकी, मान लेते हैं एक ये साइड है पी और एक ये साइड है क्यू, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसके बीच की जो डायगोनल होगी हम्म वो इनके रिजल्टेंट यानी कि सम को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, हम्म ठीक। अब इसको हम कैसे इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि ये देखा जाए तो ट्रायंगली लॉ है। कैसे, अगर ध्यान से देखो तो ये वेक्टर ये और ये पैरेलल है कि नहीं है, हम्म दो वेक्टर, जब देखो दो वेक्टर तभी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन छूट गई, आखिरी में बता देते हैं यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल ओनली व्हेन, तभी व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी सेम मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है, तो यानी ये भी क्यू वेक्टर है। तो अगर हम इसको छुपा ले तो ध्यान से देखें तो ये P प्लस क्यू इक्वल टू आर है, तो ये ट्रायंगल लॉ तो है। बस यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल लॉ में पहला वेक्टर जहाँ पे एंड होता है वहां दूसरा वेक्टर बनाना पड़ता है, उससे हम बच गए, यहीं पे एक ही पॉइंट पे दोनों वेक्टर बना लिए। ठीक है? मान लेते हैं ये, अगर ये एंगल थीटा होता, ये एंगल थीटा होता तो यही एंगल यहाँ बनाना होता मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो पैरेलल से भी ये एंगल थीटा ही यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दें हम। बिल्कुल। ओके, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है P, एक्चुअल में इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है। और दूसरा वेक्टर है Q, उसका भी हमें मैग्नीट्यूड पता है, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि P और Q कितने एंगल पे एक दूसरे से काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट भी है। मान लेते हैं कि दो लोग किसी चीज को अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हों। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं कि वो दोनों नॉर्थ साउथ में खड़े होकर एक दूसरे को पे फोर्स लगा रहे हैं या ईस्ट वेस्ट में अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, रिजल्टेंट वही रहेगा, है ना। तो और वैसे भी पोजीशन वेक्टर तो कोई यूनिक वेक्टर है नहीं, है ना। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो उन दोनों के मतलब म्यूचुअल डायरेक्शन क्या है, उन दोनों के आपस के बीच की डायरेक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, एग्जैक्टली वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इससे नहीं मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक फोर्स ईस्ट में लग रहा है और दूसरा नॉर्थ में लग रहा है। ठीक है, तो एंगल उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो अगर फोर्सेस को हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो एक नॉर्थ में और एक वेस्ट में लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट वही रहेगा, बस रिजल्टेंट का जो है ईस्ट नॉर्थ की वजह से डायरेक्शन भले चेंज हो जाए ईस्ट नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस में, लेकिन अगर हम दो वेक्टर्स भी सेम रहेगा, हाँ तो सेम रहेगा। ठीक है ना, इसलिए ऐसा इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं P और Q दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड पता है और वो दोनों कितने एंगल पे काम कर रहे हैं ये पता है। अब हमको इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लगा रहे हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पहले हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली इसके पैरेलल और एक यहाँ पे लाइन खींच ली इसके पैरेलल। ठीक है ना, इसके पैरेलल यहाँ खींच ली, तो जाहिर सी बात है ये भी P होगा, और इसके पैरेलल यहाँ खींच ली, इसको Q कह दिया। अब हमने इसको एक्सटेंड किया, नाम दे देते हैं A B
सी डी, इसको मैंने एक्सटेंड किया आगे और सी से एक परपेंडिकुलर डाली, ठीक, और इसको नाम दे दिया ई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा। भी एंगल थीटा होगा। और मान ए और इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा AC होगा। तो हमने ये परपेंडिकुलर इसलिए डाली ताकि ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकें। ठीक है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का जो वेक्टर होगा, AC वेक्टर, वो कितना होगा, वो होगा AB वेक्टर, AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर होगा ना, सॉरी AB नहीं, AC जो होगा वो AE स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर EC होगा, स्क्वायर। होगा। सी स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। अब ध्यान से हाँ। देखो, तो ये Q है, ये है Q। अगर हम इस ट्रायंगल में इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएं BEC में, ठीक है, तो BE की वैल्यू Q sin थीटा नहीं आएगी, हाँ और CE की वैल्यू क्या आएगी, Q cos थीटा है। Q cos थीटा आएगी, आएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो AC की जगह लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू AE की जगह लिखते हैं P प्लस Q sin थीटा का स्क्वायर, बोलो। और CE की जगह लिखते हैं Q cos थीटा। अब देखो उल्टा लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये cos होना चाहिए और ये हम sin होना सोच चाहिए। रहे थे फिर क्या ये लेना, एकदम गड़बड़। अगर इस ट्रायंगल में BCE में अगर cos थीटा लेंगे हाँ। तो BE अपॉन हाँ BC हो जाएगा। हाँ, वो हमने हाँ, उल्टा लिख दिया था, तो B इक्वल्स टू वही वो हो जाएगा। वो जल्दी में गलती हो गई। तो यहाँ ठीक, पे कोई P दिक्कत प्लस नहीं। Q cos थीटा और यहाँ पे Q sin थीटा आ जाएगा, आ जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक। वो डायरेक्ट रखो ना, इसलिए कंफ्यूजन, अगर निकाल के रखते तो कोई दिक्कत वही नहीं चीज होती। है। अब तो देखो एक स्टेप स्किप करने के चक्कर में हो गया बस। A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे Q स्क्वायर कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, बनेगा। और ये प्लस 2PQ cos थीटा आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हम जानते हैं 1 हो जाएगा, और फॉर्मूला बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ साइन cos थीटा, है ना। अब यही मैक्सिमम यूज होता है हर जगह। हाँ, यही यूज करते हैं हम। तो पीछे जो क्वेश्चन था ना, उसको हम इससे रिजल्टेंट निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन हम वहाँ ज्योमेट्रिकल तरीका बता रहे थे तो इसलिए ज्योमेट्री यूज कर रहे थे, ठीक है। ये भी ज्योमेट्री से ही आया है। हाँ, आया ज्योमेट्री से ही है। हाँ, ये बस ज्योमेट्री ध्यान से देखा जाए तो ज्योमेट्री है, बस यहाँ पे एंगल और उसको न लेके एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये P से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और Q से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। यही हमें डायरेक्शन बताएंगी। कोई एक पता हो, अल्फा पता हो तो भी, क्योंकि अगर अल्फा मान लो ये टोटल 60 डिग्री है और ये एंगल हमें पता है 15 है, तो दूसरा तो पता ही हो गया 60 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन इसका कोई बनता है? है? इसका कोई रिलेशन बनता है हाँ, बिल्कुल डायरेक्शन बनेगा। का? डायरेक्शन बने बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा कर दो, या फिर अल्फा इज इक्वल टू हाँ, थीटा माइनस बीटा। वो तो खर्च करते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ आर की डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे। अगर ध्यान से देखो तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर tan सी थीटा का अपॉन फॉर्मूला हो जाएगा बेस ए होना चाहिए। हाँ हाँ, तो बस, तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स। बताओ सीई की वैल्यू कितनी है, क्यू साइन थीटा, सी, हाँ हाँ और ए कितना है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। हाँ। अब जब भी हमको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता है, हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये फॉर्मूला लिखना होता है तो हम इसको मन में सोचते हैं कि ये ऐसे था, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। ठीक। ठीक। अब यहाँ पे पी जो भी तुमने माना हो, ऐसे ही अगर तुमको बीटा निकालना हो, ठीक है, सिमिलरली अगर बीटा निकालना होता तो होता फॉर्मूला tan इनवर्स। देखो बीटा इस डायग्राम से नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ा के इससे परपेंडिकुलर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो नहीं, इस डायरेक्ट डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो मिल नहीं रहा है। नहीं, हाँ, तो वही चीज, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ए से डी पर, हाँ। मतलब डी वाली डायरेक्शन है। हाँ, उधर नहीं, ए से डी नहीं, सी से इधर की ओर।
हाँ, वो वही बोल रहा है कि डी को एक्सटेंड करके हाँ उस पे हाँ, परपेंडिकुलर ए से करेंगे। ए से नहीं, सी से। ए से करेंगे तो ये तो यही वाला बन जाएगा ना। एंगल फिर चेंज हो जाएगा। हाँ। ठीक है। ठीक है, समझ गया। हाँ, हाँ। तो tan इनवर्स इसमें आएगा पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है ना। देखो, इसको याद करने का एक तरीका भी है, जैसे हम लोगों को याद कराया गया था। देखो, यहाँ tan इनवर्स है तो जाहिर सी बात है साइन अपॉन कॉस ही tan होता है। हाँ। ठीक है। अब जिससे एंगल निकाल रहे हैं, यहाँ पे पी से एंगल निकाल रहे हैं ना, तो वो फ्री है। पी देखो फ्री है, हाँ। हाँ। क्यू आया है। और यहाँ पे बीटा एंगल क्यू से निकाल रहे हैं तो क्यू फ्री होगा, पी के साथ आया होगा। हाँ। हाँ। तो हाँ। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। ठीक ठीक। वैसे सिर्फ ये और ये याद होने की जरूरत है, क्योंकि हम जो भी बेस में एंगल मानेंगे, वेक्टर मानेंगे, उसी से एंगल निकाल लेंगे, बस बात खत्म। ठीक। अरे, ठीक है। अल्फा निकल आएगा तो थीटा पता होगा, अल्फा पता होगा तो बीटा ऐसे ही निकल हाँ, आएगा। मतलब नहीं, ये फॉर्मूले बनाने के लिए, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एंगल तुमको पूरा नहीं दिया है, वहां भी पी और क्यू के टर्म में दिया हुआ है, या एक फोर्स दे दिया पी, दूसरा दे दिया 3p। ठीक है ना। हम्म। तो जो रिजल्ट आएगा वो तो तुम्हारा मतलब पी के टर्म में होगा ना, ऐसे। तो हम्म। इसलिए जो भी बेस में वेक्टर मानो, उसी के रिस्पेक्ट में एंगल अल्फा का ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है। ठीक ठीक। अब इसमें कुछ नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक एक करके। पहला हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर थीटा 0 डिग्री है हाँ। तो रिजल्टेंट हम्म। मैक्सिमम होगा। ठीक, बोलो। हाँ। और हाँ। मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा पी प्लस क्यू, सिंपली। हम्म। ठीक। और सेकंड, अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। और उसका फॉर्मूला होगा पी पी डिफरेंस माइनस। क्यू। माइनस नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं कौन बड़ा हो कौन छोटा हाँ, हो, कौन सा बड़ा होगा कौन सा, हाँ तो डिफरेंस होगा तो जाएगा। डिफरेंस ठीक है। लेके दे रहे हैं। ठीक है। एनी अदर रिजल्टेंट, कोई दूसरा रिजल्टेंट, कोई भी दूसरा रिजल्टेंट जो होता है, हम्म। ठीक है ना, वो हमेशा मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से कम होगा। हम्म। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लेते हैं एक वेक्टर दे दिया मैंने, ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ फॉलोइंग हम्म। कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ 3 and 4, 3 and 4 न्यूटन। मान लेते हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट इनमें से क्या नहीं हो सकता, और चार ठीक ऑप्शन है। दे दें। हम्म। एक, दूसरा दे दें 2, मतलब न्यूटन में, तीसरा दे दें 5 न्यूटन, हम्म। या मान लो 4 ही लिखते हैं यहाँ पे, 4 न्यूटन, और चौथा दे दें 8 न्यूटन। 8 न्यूटन नहीं होगा। हाँ, 8 न्यूटन नहीं होगा। ठीक है ना। क्यों नहीं होगा? हाँ। क्योंकि क्योंकि ये ऊपर रिजल्टेंट नहीं हो मैक्सिमम से सकता ज्यादा कभी भी। रहेगा। समझ आ गया? हाँ। है ना। तो ये पता रहना चाहिए कि ये रेंज, इसे आप कह सकते हो रेंज ऑफ रिजल्टेंट है। क्या है? रेंज ऑफ। रिजल्टेंट। ठीक है ना। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का रेंज आर मिनिमम से आर मैक्सिमम तक होता है। हम्म। इधर का मिटा दें। हाँ, हाँ। पूरा ही मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अगला है थर्ड पॉइंट है कि अगर, ठीक है ना, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो सिंपली रिजल्टेंट का फॉर्मूला पाइथागोरस वाला बन जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बस। क्योंकि वो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो हाँ, जाती है। क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ठीक है ना, cos 90 जीरो होता है, तो इसलिए वो वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा, तो रिजल्टेंट सिंपली ही हो जाएगा। और एंगल जो होता है ना, अल्फा, है ना, वो डायरेक्ट tan इनवर्स p बाई क्यू बन जाता है। इसमें क्यू cos कुछ नहीं आता है। ठीक है ना। ठीक, तो इसका भी अपना फायदा है, आगे बताएंगे क्या फायदा है इसका। ठीक। ठीक। इसी में एक और केस है, इसी में एक केस है। अच्छा, इसमें नहीं, फोर्थ अलग ले लेते हैं। फोर्थ, अगर पी और क्यू बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो उस केस में रिजल्टेंट कितना रहेगा? तो देखो, रिजल्टेंट हो जाएगा एंगल नहीं है, मतलब पी और क्यू बराबर करना है सिर्फ। हाँ, 2p तो स्क्वायर cos अंडर रूट थीटा, 3। ये हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा
देखो 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा हो जाएगा। हम्म तो रिजल्टेंट हो साइन जाएगा थीटा था जी। 2p² कॉमन, 1 प्लस कॉस हम्म थीटा हो जाएगा। हम्म अब तो कॉस तो साइन साइन कॉस तो स्क्वायर। दुश्मन होता है 1, ठीक है। हम्म तो कॉस कैसा फॉर्मूला खोलो कि 1 कट जाए। अच्छा कॉस थीटा ना, हम स्क्वायर देख रहे हैं, ठीक ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा, ये 1 1 कट हम्म जाएगा। तो r इक्वल टू जो भी आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो पी बाहर आ जाएगा, 2p वो टू कॉस कैंसिल भी हो जाएगा ना। थीटा बाई 2 आ जाएगा। एक हाँ मिनट, हाँ। टू टू बाहर नहीं है, अच्छा अ- मल्टीप्लाई में, अच्छा हाँ वो समझ गया, मल्टीप्लाई वाला है। 2 और 2 का 4 हो गया, हाँ हाँ, और और फोर का 4 टू का बाहर रूट आ 2 हो गया। जाएगा, p² का p हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2। 2p cos θ/2 है ना। ठीक है। और एक चीज़ और देखो ऑल्सो, ये भी देख लो हम्म। कि अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स tan इनवर्स क्यू साइन थीटा। p सॉरी हाँ q साइन थीटा, हम्म q साइन थीटा अपान अपॉन p प्लस p प्लस q की जगह p क्यू cos थीटा। cos थीटा। हम्म तो अल्फा इक्वल p टू, प्लस क्यू तो cos थीटा था। हाँ तो यहाँ भी p हो जाएगा, मतलब p और q तो बराबर कर दिए ना मैंने, हाँ ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p tan कॉमन हो इनवर्स जाएगा। p कॉमन लेके कट गया, हाँ और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाँ, और 1 प्लस यहाँ कॉस cos थीटा का वही θ/2, फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर तो वही थीटा बाई 2 माइनस 1 2 खोल cos दें, θ/2। है ना। हाँ इसको देखो सॉल्व करने पे ये 1 1 कट जाएगा, फिर ये 2 2 कट जाएगा, और एक कॉस कट जाएगा। cos थीटा। तो अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर आ जाएगी और थीटा बाई 2 आ जाएगी, ठीक। ठीक। तो जब दो फोर्सेस इक्वल होते हैं तो हम्म रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीचों बीच से जाता है, हम्म ठीक। जैसे मान लो ये बहुत यूज होता रहता है कि कोई भी क्वेश्चन रहता है, दो वेक्टर मतलब जब तुम फोर्स निकाल लोगे रिजल्टेंट, तो दो फोर्सेस हम्म इक्वल आ गए, तो फटाक से तुमने क्या किया कि अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दो कि अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहे हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट 45 डिग्री पे काम कर रहा होगा फर्स्ट वेक्टर से या सेकंड वेक्टर से, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो इसमें ये हेल्प मिल जाती है, पता रहे, मतलब ये याद रहे, ये बस याद रखना है, तो सॉल्यूशन में नहीं आना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। ठीक ठीक ये फॉर्मूला भी याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर दिमाग में रखना है। और दूसरी ठीक है चीज ये। जो कभी कभी ये भी पूछ सकता है, मान लो ये पूछ सकता है कि हम्म जो रिजल्टेंट है, ठीक हम्म है, वो किसके नियर होगा, मतलब किसकी तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। तो जो फोर्स ज्यादा है उसकी तरफ उसके लिए। रिजल्टेंट ज्यादा, उसकी तरफ रिजल्टेंट होता है ना, हम्म ठीक है। तो वो बना के भी डायग्राम से देख सकते हो, मान लो ये फोर्स बहुत ज्यादा है हम्म और ये फोर्स बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है हम्म, जब तुम ट्राइंगल कंप्लीट करोगे तो रिजल्टेंट इस पी की तरफ तो आएगा, हाँ हाँ ज्यादा तो इधर ही इंक्लाइंड है। है ना। तो जो मतलब रिजल्टेंट होता प्रैक्टिकल है की वो बात है। उसकी ही तरफ इंक्लाइंड होता है जिधर हम्म फोर्स ज्यादा होता है या वेक्टर ज्यादा होता है, क्लियर है। हम्म। तो ये समझ लिया हमने। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं, पूरा ही मिटा देते हैं। अगर हमें मान लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, टू फाइंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, मान लेते हैं हमें दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे हम्म निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमें p माइनस क्यू निकालना है, हम्म तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं ये p है, हम्म ठीक है, और ये हमारा q है, हम्म और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, बोलो। हम्म, तो जो माइनस क्यू होगा वो जस्ट क्यू के अपोजिट होगा, हाँ क्योंकि जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से माइनस साइन के वो होते हैं, जैसे मतलब p अगर अगर ऐसे कह दो कि यहाँ लिख देते हैं कि अगर पीछे ना लिखा हो तो इफ p इज इफ p वेक्टर इज अपोजिट टू, अगर ये अपोजिट है टू q, q के अगर अपोजिट है तो हम कहेंगे कि p जो है वो माइनस क्यू है, ठीक है, हम्म क्लियर है। तो हम यहाँ पे माइनस क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक। हाँ, ये वेक्टर माइनस क्यू होगा। हम्म अब ये एंगल कितना हो जाएगा,
180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लें, हम्म। तो ये जो आएगा ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस हम्म माइनस क्यू नहीं होगा, हम्म जो कि पी माइनस क्यू हो जाएगा। हम्म यानी कि अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तब भी वो ऐड करके ही निकाला जा सकता है। हम्म ठीक है। और अब हमारा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है उसमें क्या चेंज आएगा, तो जो थीटा है उसकी जगह से 180 वो माइनस थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वो जिसकी वजह माइनस से कॉस थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और हम जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, माइनस हो माइनस जाता कॉस तो है। इसलिए थीटा। माइनस 2pq कॉस थीटा। हम्म ठीक है ना। हम्म तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए, पी माइनस क्यू के लिए, पी प्लस क्यू के लिए वो ठीक। था। और एंगल का भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, tan अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स। ठीक है। क्या था, क्यू साइन थीटा, तो क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, यहाँ लिख देते हैं, हाँ हाँ। यहाँ पे लिख देते हैं साइन 180 माइनस थीटा प्लस का प्लस साइन साइन थीटा। थीटा रहता है। हम्म ठीक है ना। और कॉस हम्म 180 माइनस थीटा माइनस माइनस कॉस साइन थीटा। माइनस। थीटा होता है, तो सॉरी माइनस कॉस थीटा होता है। हम्म तो उस वजह से यहाँ पे tan इनवर्स पी ऊपर आ जाएगा तुम्हारा क्यू साइन थीटा ही रहेगा, हाँ अपॉन पी प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू साइन। हाँ, माइनस आ जाएगा, नीचे चेंज हो जाएगा बस। ठीक है। ऐसे ही बीटा के लिए निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है ना, tan हम्म। इनवर्स पी tan साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा p sin थीटा अपॉन क्यू माइनस पी कॉस थीटा। cos थीटा। ठीक है। हम्म ओके। तो ये हो गया दो वेक्टर का रिजल्टेंट। इसमें कोई डाउट है? नो। नहीं। अच्छा, इसको मिटा देते पूरा, है ना। हम्म अच्छा अमन, हम्म। इस पे एक क्वेश्चन जैसे आते हैं कि दो वेक्टर इक्वल हैं, मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी, उस पे हम्म। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू हाँ साइन थीटा cos थीटा, प्रूविंग वाले क्वेश्चन टाइप हाँ में। हाँ हाँ वो एक दो क्वेश्चन हो जाए। हाँ, अभी देख रहे हैं। अभी हम एक क्वेश्चन ही देने जा रहे थे। एक क्वेश्चन हम्म हम अभी फिलहाल लिख रहे हैं। हम्म इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। मान लेते हैं ए स्विमर कैन स्विम विद स्पीड ऑफ मान लो 4 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल हम्म वाटर। ठीक है ना। एंड एंड ही विशेष टू क्रॉस रिवर, ये क्रॉस रिवर, हम्म ठीक है, बाई क्रॉस रिवर। ठीक है ना। हम्म तो वो अपनी मतलब वो चाहता है कि रिवर को क्रॉस कर ले, है ना, विच इज हम्म फ्लोइंग, जो कि फ्लो हो रही है विद स्पीड ऑफ मान लो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो हो रही है। हम्म ठीक है ना। हम्म तो हमें क्या बताना है, फाइंड करना है। हम्म फर्स्ट फाइंड करना है फर्स्ट उसके रिजल्टेंट रिजल्टेंट डिस्प्ले। स्पीड, हम्म है ना, स्पीड ऑफ स्विमर, स्विमर। स्पीड अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम देखना अभी हम सब पड़ेगा। बता रहे, फाइंड करना ठीक। रिजल्टेंट स्पीड ऑफ स्विमर इन हम्म रिवर, एंड सेकंड बताना है द हम्म डिस्टेंस ना हाँ वेयर हाँ। इट लैंड्स ऑन अपोजिट साइड with reference opposite side if he start rowing just normal to
फ्लो ऑफ रिवर। समझ गए क्वेश्चन? समझ गया समझ गया। मतलब वो रिवर को जस्ट नॉर्मली, मतलब जैसे नॉर्मली रिवर सीधे कूद जा रहा है। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो वो ऐसे उसको हाँ क्रॉस करना समझ गया। चाह रहा है, ठीक है ना? तो वो रिवर उसको रिजल्टेंट में लेके जाएगी। हाँ, ठीक है। तो रिवर क्या हम्म। करेगी, उसको रिजल्टेंट में लेके जाएगी, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अब यहाँ पे दोनों चूंकि परपेंडिकुलर है, हाँ तो रिजल्टेंट हमारा वही सिंपली अंडर रूट 3² + 4² हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो अब 3 और 4 का रिजल्टेंट बनेगा, तो ये हाँ डिस्टेंस कितना निकलेगा? हाँ। तो देखो ये अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं। इफ विड्थ ऑफ रिवर, जो रिवर है उसकी विड्थ है, हम्म। मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, ठीक है ना? यही चीज डेटा कम लग रहा था। हाँ, तो जैसे ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, हाँ हाँ। ठीक है। इस रिवर की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, हम्म ठीक। और अब ये क्या कर रहा है, ये इसको क्रॉस करना चाहता है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, मान लो बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर, हम्म ठीक, 90 डिग्री पे। तो इसकी हम्म। स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। अब जाहिर सी बात है, ये चाहता तो यहाँ पहुँचना है, हाँ हाँ। लेकिन रिजल्टेंट की वजह से वो ऐसे जाएगा। तो हम्म। रिजल्टेंट उसकी स्पीड जो आएगी वो तो क्लियर है, हम्म। कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। क्यों? क्योंकि हाँ। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, ठीक है हम्म। ना? तो रिजल्टेंट जो आएगा वो तो सीधे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अब ये कितने एंगल पे जाएगा, ये अगर हम निकालना चाहें हम्म। तो ये तो 5 आ जाएगा, तो tan अल्फा जो होगा ना वो आ हाँ। जाएगा कितना? अ, ये इस डायरेक्शन में स्पीड क्या थी, 4, हाँ। है ना? फोर और बाई इस थ्री डायरेक्शन में क्या थी, 3, तो 4/3 आ जाएगा। हम्म। अब इसी को हमको ये निकालना है कि ये इनिशियल से कितनी पोजीशन दूर चला गया, यानी मान लो हाँ ये हाँ। एक्स डिस्टेंस दूर चला गया, ठीक है। हम्म तो ये एक्स है, और हम्म अगर इसकी विड्थ 1 किलोमीटर है, तो हम हम्म। tan अल्फा का ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, 1 किलोमीटर/x बिल्कुल। लिख सकते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि वो कितने एक्स किलोमीटर पे, इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। 3/4 किलोमीटर्स पे वो आगे हम्म। चलेंगे। क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है। इस क्वेश्चन को चाहो तो नोट कर लो, हमें क्वेश्चन निकालने हैं, जरा नहीं, क्वेश्चन मैं नोट कर चुका हूँ, बस सॉल्व कर रहा हूँ, हम्म, मतलब वही डायग्राम बना रहा हूँ। लिख लो बस। हो गया। हो गया। एक मिनट, जरा एक वो खोल ले, बुक मेरे पास होगी, उससे क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें जानते हो मन, हाँ बोलो। इसमें आपको अब तो खैर सिलेबस से हटा दिया गया, वरना पहले था कि जैसे रिवर का प्रॉब्लम था, आता था हाँ हाँ। रिवर से का, हम्म, कि इन मिनिमम टाइम, मिनिमम हाँ डिस्टेंस। हाँ, वो भी करना है, वही क्वेश्चन ही ढूंढने जा रहे हैं। हाँ बस हाँ। देख लें कहाँ पे है। तो मिनिमम टाइम के लिए वही कितने एंगल पे कूदना पड़ेगा टाइप हाँ, ही वाला कितने था एंगल ना। पे जाए कि, तो मैक्स आएगा। हाँ कि मिनिमम डिस्टेंस कवर देखो, करनी पड़े। मिनिमम ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमम टाइम का ही है, क्योंकि इसमें स्पीड इसकी बढ़ रही है। ध्यान से सोचो, हाँ। इसकी स्पीड हम्म। क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो हाँ ये हाँ। मिनिमम टाइम का ही क्वेश्चन है। तो मिनिमम टाइम के लिए 90 डिग्री पे ही कूदना है। हाँ, अब मिनिमम मिनिमम टाइम पे। डिस्टेंस के लिए अब अगर वो चाहता है कि मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाए, मतलब क्या डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंचना है, हाँ, तो तो जहां से वो चल रहा है ना वहीं डायरेक्ट वो पहुंच जाए, हाँ हाँ। ठीक है। तो तो उसके, उसके लिए लेफ्ट वर्ड कुछ थोड़ा एंगल थीटा जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही कहा। तो उसको जो है एक्चुअल में उसको फिर ऐसे जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब वो ऐसे कूदेगा तो बहते बहते वो सीधा सीधा ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही हम ढूंढ रहे थे, वो क्वेश्चन और मिल नो जाएगा। ड्रिफ्टिंग का भी था। हाँ, नो ड्रिफ्टिंग का भी है। कौन सा नो ड्रिफ्टिंग? मैम नो ड्रिफ्टिंग हाँ मतलब जहाँ पे है वहीं पे रहे, हाँ हाँ। है ना? ओके। बस हमने निकाल लिया है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, जो बुक हमने खोल ली गलती से। अच्छा ये रहे। अरे इसी वेक्टर का ही तो प्रॉब्लम था, मैन रेन रेन वाला। हाँ, रेन वाला। हाँ हाँ। बस एक मिनट। ये मिनिमम टाइम वाला बता ही दिया तुमने। हाँ,
अब वो नो ड्रिफ्टिंग वाला है कंडीशन कि वो थ्रो एंगल थीटा इधर जाना पड़ेगा, हम्म, तो उस मामले में स्पीड कम हो जाती है। अ, इस एक मिनट। स्पीड कम हो जाती है। हाँ हाँ, स्पीड तो कम ही हो जाएगी, जाहिर सी बात है। हम्म ठीक है, तो मिला क्वेश्चन। हमको लगा क्वेश्चन हमको पहले से निकाल के रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखो एक ये क्वेश्चन है। हम्म क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग, ठीक है ना, ऑन ए हम्म रोड, एक आदमी रोड पे है ना, हम्म होल्ड्स हिज अम्ब्रेला, वो अपना हम्म अम्ब्रेला पकड़े है एट 30 डिग्री हम्म विद वर्टिकल, वर्टिकल से वो 30 डिग्री पे हम्म है, टू कीप रेन अवे, बारिश को दूर रखने के लिए। हम्म ठीक है, हम्म फिर आगे कहा है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला हम्म एंड स्टार्ट रनिंग हम्म एट 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब अम्ब्रेला छोड़ के। हाँ, ही फाइंड्स हम्म दैट रेन ड्रॉप हम्म आर हम्म hitting on head on हम्म his head हम्म vertically। ओके। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ रैन बताना है। रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप्स हम्म विद रिस्पेक्ट टू द रोड, हम्म रोड के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप क्या है। हम्म ठीक है, हम्म करें, करोगे कि हम करें, चलो, हैं? क्या बताना है मतलब स्पीड, रेन का एंगल बताना है ना, कि रेन का स्पीड स्पीड बताना बताना है। है, रेन की स्पीड बताना है, तो ये करीब आई थिंक हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू हम्म, मैन की स्पीड अपान रेन, रेन की स्पीड। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट करोगे क्या? डायरेक्ट। ठीक है, मतलब उसे डायग्राम बना के बता दो। हम देखो, हम तो ऐसे करेंगे, मान लेते हैं कि रेन की रियल स्पीड ये, मतलब डायरेक्शन ये है, स्पीड हम्म भले हमें नहीं पता, स्पीड मान लेते हैं हम्म एक्स है, लेकिन वी मान लो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब जो मैन था ना, वो पहले क्या हम्म कर रहा था, वो पहले खड़ा हुआ था, है हाँ ना, 30 डिग्री पे और लेके। उसने खड़े हुए पे जो है अपने रेन मतलब अम्ब्रेला को ऐसे वर्टिकल से 30 डिग्री पे होल्ड किया था। हम्म ठीक, यानी कि हम्म रेन भी वर्टिकल से 30 डिग्री थर्टी पे डिग्री ही पे। आ रही है। हम्म ठीक है ना, और जब ये आदमी दौड़ने लगा 10 की स्पीड से, हम्म ठीक है ना, तो जब ये आदमी दौड़ने लगा 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, हम्म तो इसको लगा कि रेन इसके ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर हिट कर रही है। हम्म तब इसको क्या लगा कि रेन इसके ऊपर कैसे हिट कर रही है, जस्ट हम्म परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो हम ये कह हम्म सकते हैं कि, तो हमको ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी, है ना, रेन हम्म की। मतलब रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है, तो हम अगर इसको हम्म लिखें तो रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में 30 डिग्री हम्म पे, ठीक है ना, और आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, हम्म 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि आदमी को हम्म अब रेन लग रही है कि बिल्कुल सीधे आ रही है उसके ऊपर हेड पे, तो ये हम्म इनका रिजल्टेंट है। ठीक, ये हम्म स्पीड एक्स हमें नहीं पता है, हम्म और ये हमको 10 पता कर और ये ही पता करना है। तो हम ये कर सकते हैं ना हम्म कि अगर हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। हम्म अब हम क्या कर सकते हैं, हमको ये x निकालना है, और ये 10 पता है, हम्म एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, यानी साइन 30 को फॉर्मूला लगा साइन देंगे। थीटा ले लेंगे। ठीक है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना हाँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन एक्स, तो आ जाएगा साइन 30 वाली 1/2 ट्वेंटी 10/x। 20 किलोमीटर पर आवर से आ जाएगा। ठीक है, हम्म आ गया समझ?